हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एजी 507 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यह जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैराथन क्लास आएगा, उस मैराथन क्लास में उन सभी वीडियो को मैं नहीं बताऊंगा। तो आप लोग इसी वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, दो बार, जो भी देखना हो। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सब लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। जो अगला मैराथन क्लास आएगा, इसके बाद मैराथन क्लास में आप लोगों को आम की खेती के बारे में, नारियल की खेती के बारे में, पपीता खेती के बारे में, केला खेती के बारे में, चाय, कॉफ़ी, रबर, इतना जो भी फ्रूट है और प्लांटेशन कराना है सभी के बारे में कराया जाएगा। तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग वाला क्वेश्चन उसी में से आएगा और इसमें से भी एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा और सब शॉर्ट क्वेश्चन समझिएगा। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात करने से नुकसान होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेट इरेगुलर बियरिंग ऑफ हैबिट इन मैंगो। आम का जो फल होता है, आम का जो पेड़ होता है, उसमें जो अल्टरनेट बियरिंग होती है, मतलब अंतर्वर्ती फलन लगता है, उसका क्या वह क्या है? ठीक है, आम में अंतर्वर्ती फलन क्या है, इसका कारण क्या है, इसका नियंत्रण बताइए, क्वेश्चन है। तो आम के पेड़ में अनियमित फलन की आदत को अक्सर द्विवर्षी फलन या आवर्ती फलन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे ही अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। यह क्या होती है? तो यह एक ऐसी स्थिति होती है, अभी मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां आम का पेड़ एक साल में भारी मात्रा में फल देता है और अगले साल बहुत कम मात्रा में फल देता है या फल देता ही नहीं है। आप लोग जरूर देखे होंगे ऐसा सिस्टम। क्या होता है कि आपका आम का पेड़ रहता है, अभी एक साल बहुत ज़्यादा फल लगेगा आम के पेड़ में, दूसरी साल क्या होता है कि उसमें फल ही नहीं लगता है, फल लगता है तो बहुत कम लगता है। तो इसी अवस्था को, इसी प्रोसेस को अल्टरनेट बियरिंग बोला जाता है, आवर्ती फलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्ती फलन। आवर्ती फलन क्या होती है? तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी आम के पेड़ में एक साल तो बहुत सारा फल लगेगा, भारी मात्रा में फल लगेगा, लेकिन दूसरी साल बहुत कम मात्रा में फल लगेगा या फल लगेगा ही नहीं। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है अल्टरनेट बियरिंग। इसका कारण क्या है? तो इसका कुछ एक फिक्स कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ कारण इसके बताया गया, जिसमें पहला है आनुवांशिक अनियमितता। ठीक है, तो कुछ आम के पेड़ ऐसे होते हैं जो आनुवांशिक रूप से अल्टरनेट बियरिंग के अनुकूल होते हैं। ठीक है, मतलब वो ऐसे वैरायटी होती हैं कि वो अल्टरनेट बियरिंग उनमें हो। ठीक है, जैसे कोई होता है कि 6 महीना तक मतलब 12 मासी अब आम का पेड़ आ गया, आप लोग पता ही है। तो वह क्या है, वो आनुवांशिक रूप से उसको तैयार किया गया। उसी प्रकार से यह क्या है, आनुवांशिक रूप से अल्टरनेट बियरिंग के अनुकूल है। मतलब कुछ आम की किस्में आनुवांशिक रूप से अनियमित फलन के लिए अधिक प्रवृत्त होती हैं, अनियमित फलन लगने के लिए प्रवृत्त होती हैं कुछ आम के पौधे। अगला है पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण। तो ठीक है, तो आम का जो पेड़ है, यदि उसमें पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो भी आम के पौधे में अल्टरनेट बियरिंग हो जाता है। ठीक है, अगला है फल बनने के दौरान हार्मोन का स्तर अनियमित फलन में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जब फल बनता है उस दौरान हार्मोन का जो स्तर होता है, जैसे जिबरेलिन हार्मोन हो गया, यह अनियमित फलन में भूमिका निभाता है। और कुछ पर्यावरणीय कार्य जैसे धूप हो गया, ठंडा, गर्मी, सूखा, इन सभी के कारण भी अल्टरनेट बियरिंग होता है। तो अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है अभी तक समझ में आया, या किस कारण से होता है यह भी समझ में आया। अल्टरनेट बियरिंग वो अवस्था होती है जिसमें एक साथ में किसी आम के पौधे पर बहुत ज़्यादा फल लगेगा, दूसरी बार फल नहीं लगेगा या लगेगा तो बहुत कम लगेगा। इसका कारण है कि कुछ आनुवांशिक कारण होता है, पोषक तत्वों के असंतुलन कारण, फल बनने के दौरान हार्मोन के स्तर में कमी के कारण, और पर्यावरणीय कारक। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट हम लोगों ने देखा। आगे देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें नियमित रूप से फल देने वाली जो भी किस्म है, वैरायटी है, उसका उपयोग करना चाहिए, उसकी रोपाई करनी चाहिए, ऐसे पेड़ को लगाना चाहिए और उसकी छटाई करनी चाहिए। पेड़ जो है उसकी छटाई करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पौधे में जो रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उनको ऑब्जर्व करते हैं। कटाई छटाई करने से जब उनके डाल कट जाएंगे तो कुछ पोषक तत्व जो मुख्य पौधा हुआ ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए मतलब सीधी बात, छटाई करना चाहिए। संतुलित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना चाहिए। ठीक है, संतुलित मात्रा में जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं,
आपको उन 17 आवश्यक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में आम के पौधे को प्रदान करना चाहिए। नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है, नियमित रूप से सिंचाई भी करनी चाहिए। तो यह था आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे है फल विज्ञान या भारत में फल और वृक्षारोपण फसलों की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाएं बताइए, ठीक है। फल विज्ञान का दूसरा क्वेश्चन है भारत में फल और वृक्षारोपण फसलों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं, ठीक है। वर्तमान स्थिति पूछा है और भविष्य की संभावनाएं पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो फल और वृक्षारोपण फसलें भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो प्रमुख है। आइए उनके बारे में देखते हैं। जिसमें पहला उत्पादन, तो भारत दुनिया के प्रमुख फल उत्पादकों में से एक है। हम आम, केला, आंवला, अंगूर, संतरा, सेब और अनानास जैसे कई तरह के फलों का उत्पादन करते हैं। साथ ही चाय, कॉफी, इलायची और काजू जैसे वृक्षारोपण फसलों का भी उत्पादन हमारे भारत देश में किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको आंसर से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि भारत में जो फल और वृक्षारोपण फसलें हैं उसका वर्तमान स्थिति क्या और भविष्य की उसकी क्या संभावनाएं है। तो मैंने बताया पहला उत्पादन, तो भारत जो है दुनिया के प्रमुख फल उत्पादकों देशों में से एक है। हमारे यहाँ केला, आंवला, अंगूर, संतरा, सेब, अनानास आदि जैसे कई तरह के फसलों को उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। साथ ही चाय, कॉफी, इलायची और काजू जैसे वृक्षारोपण फसलों का भी उत्पादन होता है। इसका आर्थिक महत्व है, तो फल और वृक्षारोपण फसलें किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। निर्यात बाजार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। जो फल और वृक्षारोपण फसलें होती हैं, फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप होता है, यह किसानों की आय का, इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। निर्यात बाजार में जहां इसको बेचा जाता है, ठीक है, जहां इसको बेचा जाता है वहां पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे पोषण, तो फल विभिन्न विटामिन, खनिजों और फाइबर का एक समृद्ध स्रोत होता है। फल जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और फाइबर पाए जाते हैं, उनका मतलब एक समृद्ध स्रोत होता है। इनकी बढ़ती उपलब्धता देश में पोषण संबंधी कमियों को कम करने में मदद करता है। इनकी जो बढ़ती उपलब्धता है वह देश में पोषण संबंधी जो भी कमी है उसको कम करने में मदद करता है। आगे रोजगार सृजन, तो इन फसलों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। यह जो फल होता है इन फसलों की खेती करने से, प्रसंस्करण से और विपणन से विभिन्न लोगों को क्या होता है, रोजगार मिलता है, ठीक है। आगे चुनौतियां, तो कम उपज, भंडारण और परिवहन में कमी, बीमारियां और कीट और प्रसंस्करण उद्योग का अपेक्षाकृत कम विकास जैसी चुनौतियां भी इसके लिए होती हैं, ठीक है। तो यह इसकी क्या है, वर्तमान स्थिति थी। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, तो फल और वृक्षारोपण फसलों के क्षेत्र में भविष्य काफी आशावादी और कुछ संभावनाएं इस प्रकार। इसमें पहला उत्पादकता वृद्धि, तो जितनी उत्पादन इस समय हो रही है उतनी उससे अधिक उत्पादन हो, ठीक है। उन्नत किस्मों के विकास, बेहतर कृषि प्रथाओं को अपनाने और सिंचाई प्रबंधन में सुधार से उत्पादकता को बढ़ाने की उम्मीद रखी गई है भविष्य में। प्रसंस्करण का विकास, तो फलों और वृक्षारोपण फसलों के मूल्य के संवर्धन के लिए, मूल्य की बढ़ोतरी के लिए प्रोसेसिंग उद्योग के विकास से किसानों को अधिक लाभ होगा और खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी कम होगी। आगे निर्यात को बढ़ावा देना, तो बेहतर भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास से निर्यात बाजार में भारतीय फलों और वृक्षारोपण उत्पादों की मांग बढ़ेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बेहतर भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास करने से निर्यात बाजार में भारतीय फलों और वृक्षारोपण उत्पादों की मांग बढ़ेगी। आगे जैविक खेती को बढ़ावा, तो जैविक खेती को बढ़ावा देने से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ फल मिलेंगे और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आगे शहरी खेती को प्रोत्साहन, तो शहरी क्षेत्रों में फल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने से ताजी उपज की उपलब्धता प्राप्त होगी। बागवानी में अंतर्वर्ती तो यहाँ तक आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था कि भारत में फल और वृक्षारोपण फसलों की स्थिति और भविष्य की संभावना है। स्थिति मैंने बताया, भविष्य की संभावना बताया। आगे तीसरा क्वेश्चन है अंतर्वर्ती फसलें और मल्चिंग का बागवानी में क्या भूमिका है, ठीक है। अंतर्वर्ती फसल और मल्चिंग मतलब पलवार का बागवानी में क्या भूमिका है, तो चलिए देखते हैं। बागवानी में अंतर्वर्ती फसलें और मल्चिंग दो महत्वपूर्ण तकनीक है, वो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिनका उपयोग अक्सर एक साथ किया जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जिसमें पहला है अंतर्वर्ती फसल। तो अंतर्वर्ती फसल क्या होता है, तो
फलों के बगीचे में मुख्य फल देने वाले पेड़ों के बीच की खाली जगह में उगाई जाने वाली फसलें अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं। ठीक है, अंतर्वर्ती फसलें क्या होती हैं? तो फल के बीच में, जैसे यहाँ पर फल उगाया जाएगा तो उससे कुछ दूरी पे दूसरा फल उगाया जाएगा ना, तो इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है, इसी स्पेस में कोई फसल उगाने की प्रक्रिया को ही अंतर्वर्ती फसल बोला जाता है। ये आमतौर पर छोटे जीवन चक्र वाली सब्जियां, दलहन या अनाज की फसलें होती हैं। ये आमतौर पर जो छोटे जीवन चक्र वाली दलहन होती है, सब्जियां होती है और अनाज होती हैं, इस प्रकार की फसलें होती हैं। अंतर्वर्ती फसल उगाने का क्या लाभ है? तो इसका लाभ यही है कि खाली जगह का उपयोग होता है। तो जब दो पौधे के बीच में मतलब पौधा को उगाया जाता है तो उसके बीच में जो जगह बचता है, इससे उस खाली जगह का यूज कर लिया जाता है। बगीचे की खाली जगह का उपयोग करके अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। मिट्टी का पोषण संरक्षण, तो अंतर्वर्ती फसलें मिट्टी के पोषण को बनाए रखने में मदद करती हैं और खरपतवारों को रोकती हैं। आगे मृदा अपरदन से रोकथाम, तो ये मिट्टी कटाव को भी रोकने में मदद करती हैं। तो यह था अंतर्वर्ती फसल के बारे में। अंतर्वर्ती फसल क्या होता है, इससे क्या लाभ है। दूसरा है मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग से क्या लाभ, इसको भी देखेंगे। मल्चिंग का मतलब होता है मिट्टी की सतह को किसी कार्बनिक पदार्थ या परत से ढकना। जब मिट्टी की सतह को किसी कार्बनिक पदार्थ या परत से ढका जाता है तो उसको बोलते हैं मल्चिंग। यह अक्सर सूखी घास, पुआल, लकड़ी के टुकड़े या प्लास्टिक शीट से किया जाता है मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग का लाभ क्या है? तो मल्चिंग का फायदा है नमी संरक्षण। तो मल्चिंग में नमी बनाए रखने में मदद करता है। मल्चिंग जो होता है नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। मल्चिंग तो आप सभी लोगों को आ ही रहा होगा। आगे मिट्टी का तापमान नियंत्रण, तो गर्मी में मिट्टी के तापमान को कम करने और सर्दियों में गर्म रखने में मल्चिंग मदद करता है। खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवारों को उगने से रोकता है मल्चिंग। ठीक है, अंतर्वर्ती फसल और मल्चिंग का एक साथ उपयोग अब देखेंगे। तो बागवानी में अक्सर अंतर्वर्ती फसलों के साथ मल्चिंग का उपयोग किया जाता है। बागवानी जो होता है, ऑर्चर्ड बोल सकते हैं, वहाँ पर अंतर्वर्ती फसलों के साथ मल्चिंग का उपयोग किया जाता है। मल्चिंग न केवल नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में मदद करती है, बल्कि यह अंतर्वर्ती फसलों के लिए भी लाभदायक होती है। मल्च जो होता है मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है और मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखता है, जिससे अंतर्वर्ती फसलों की अच्छी पैदावार होती है। तो यह जो मैंने बात बताई, इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पहला बात यहाँ पे बताया गया कि अंतर्वर्ती फसल को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मुख्य फसल देने वाले पेड़ों के लिए किसी प्रकार से हानिकारक न हो। ऐसा न हो कि जो आप बीच में फसल बोए हैं उस पर कोई कीट लगता हो और वही कीट आपके जो फल का पौधा है उससे भी जाके लग जाए। मतलब कहने की है कि अंतर्वर्ती फसल जब चुन रहे हैं आप, उस समय ऐसे फसल को चुनेंगे जो कि पेड़ों के लिए किसी प्रकार से हानिकारक न हो। साथ ही मल्च की गहराई और चुनाव भी बगीचे की मिट्टी के प्रकार और जलवायु पर निर्भर करता है। अंतर्वर्ती फसलें और मल्चिंग एक साथ उपयोग करके बागवानी पर कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद कर सकते हैं। तो यह आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी चौथा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आगे। आगे फल विज्ञान किसे कहते हैं, पोमोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, फल विज्ञान का वर्तमान परिदृश्य बताइए। ठीक है, करंट सिनेरियो बताना है, वर्तमान परिदृश्य। व्हाट इज पोमोलॉजी। ठीक है, और राइट करंट सिनेरियो आप पोमोलॉजी। फल विज्ञान क्या है, फल विज्ञान का वर्तमान परिदृश्य बताइए। तो फल विज्ञान क्या होता है, फल विज्ञान को अंग्रेजी में पोमोलॉजी बोला जाता है। थोड़ा सा इसको समझाऊंगा मैं आप लोगों को। फल विज्ञान को अंग्रेजी में पोमोलॉजी बोला जाता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी शब्द जो है लैटिन भाषा के साथ पोमम, POMUM, ठीक है, पोमम, और ग्रीक भाषा के शब्द लॉजी, ग्रीक भाषा के शब्द लॉजी और लैटिन भाषा के शब्द पोमम से मिलकर बना है, जिसे मिलाकर पोमोलॉजी बोलते हैं। जहां पोमम का अर्थ होता है, पोमम का अर्थ क्या होता है, पोमम का अर्थ होता है फल, और ग्रीक में लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, मतलब फल के उत्पादन के विज्ञान। ठीक है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है फल के उत्पादन का विज्ञान। जब हम फल के उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं तो उसे फल उत्पादन विज्ञान बोलते हैं या फल विज्ञान बोलते हैं। तो फल विज्ञान क्या होता है समझ आया। फल विज्ञान वनस्पति विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत फल के उत्पादन के बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें हम फल के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फल विज्ञान क्या हुआ, पता चला आप लोगों को। फल विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल के उत्पादन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। पोमोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पोमम, जिसका तात्पर्य होता है फल, तथा ग्रीक भाषा के शब्द लॉजी से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है विज्ञान, जिसे फलों के उत्पादन का विज्ञान कहा जाता है। इसका वर्तमान परिदृश्य बताना है, करंट सिनेरियो बताना है। तो फल विज्ञान जो है, फल विज्ञान के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और यह कृषि जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ सिनेरियो देखते हैं, कुछ परिदृश्य देखते हैं।
तो पहला उत्पादन में वृद्धि। तो भारत दुनिया में प्रमुख फल उत्पादक देशों में से एक बनकर उभरा है। यहाँ पर आम, केला, अंगूर, संतरा, सेब और अनानास जैसे अन्य उत्पादन में भारत का स्थान लगातार ऊपर चढ़ रहा है। आगे है उन्नत किस्मों के विकास, बेहतर कृषि प्रथाओं को अपनाने और सिंचाई प्रबंधन में सुधार, फल उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये सब करने से आगे गुणवत्ता पर ध्यान। तो अब उपभोक्ताओं की मांग सिर्फ मात्रा से नहीं बल्कि गुणवत्ता से भी जुड़ गई है, क्योंकि मात्रा ज़्यादा मात्रा में मिलकर क्या करेगा, जब उसकी गुणवत्ता ही अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि फल जो हम लोग खाते हैं अपने हेल्थ के सही करने के लिए खाते हैं, कुछ लाभ वो फल खाने से इसके लिए खाते हैं, तो मात्रा बढ़ जाएगी, क्या मतलब जब उससे सेहत ही सही नहीं रहेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं की मांग है सिर्फ मात्रा से नहीं बल्कि गुणवत्ता से भी जुड़ गई है। फल विकास इस चुनौती का सामना कर रहा है और रोग एवं कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास, उन्नत कटाई प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने का भी प्रयास कर रहा है। आगे है जैविक खेती को बढ़ावा। तो रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। फल विज्ञान जैविक खेती के लिए उपयुक्त प्रथाओं और प्रमाणित जैविक फलों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। आगे है प्रसंस्करण उद्योग का विकास। तो फलों की बर्बादी को कम करने के लिए, उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण उद्योग का विकास किया जा रहा है। फल विज्ञान जूस, जैम, जेली, चटनी और डिब्बा बंद जैसे उत्पादों के उत्पादन के लिए नई तकनीकों के विकास में सहायक है। आगे निर्यात को बढ़ावा। तो बेहतर भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के साथ ही निर्यात बाजार में भारतीय फलों की मांग बढ़ रही है। फल विज्ञान निर्यात की उपयुक्त किस्मों के विकास और फलों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने वाली तकनीकों पर भी काम कर रहा है। आगे देखते हैं इसके लिए क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौती है जलवायु परिवर्तन, कम उपज, भंडारण और परिवहन में कमी, बीमारियां और कीट और कुशल श्रम की कमी की चुनौतियां भी इसकी हैं। भविष्य की इसकी दिशा क्या होगी, तो जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास, सटीक कृषि तकनीकों को अपनाने और कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। अनुसंधान और विकास। तो फल विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान और विकास हो रहा है। आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति से नई और बेहतर किस्मों के विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और फलों के पोषण मूल्य में सुधार करने में मदद मिल रही है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। आगे आपका पांचवा क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन, फल और रोपण फसलों का क्या महत्व है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ, आगे भी और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। तो फल एवं रोपण फसलों का क्या महत्व है। पहला है आय उपार्जन। तो फल और रोपण फसलों को बेचकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि उनकी प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। ठीक है, फल और रोपण फसलों को बेचकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है, क्योंकि इनकी उपज जो होती है अधिक होती है। ठीक है, अगला है रोजगार सृजन। तो बागवानी फसलों को उगाने से लेकर कटाई और प्रसंस्करण से पूरे वर्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए उद्यान फसलों में अधिक रोजगार पैदा होगा। ठीक है, मतलब जो किसान उनको आय मिलेगा और उसके बाद जो किसान है उनको रोजगार, मतलब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो आय उपार्जन, फलों और रोपण फसलों को बेचकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि उनकी प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। बागवानी फसलों को फसल उगाने से लेकर कटाई और प्रसंस्करण से पूरे वर्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए उद्यान फसलों में अधिक रोजगार पैदा कर सकता है। आगे औद्योगिक विकास। तो उद्यानिकी फसलें आम, अंगूर तथा रोपण फसलें कारखानों को कच्चा माल देती हैं। ये फैक्ट्रियां इनसे उत्पाद बनाकर बाजार में बेचती हैं। ठीक है, क्या बोला कि जो उद्यानिकी फसल जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, विभिन्न प्रकार के फल हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये सब विभिन्न प्रकार की कंपनियों को क्या देते हैं, अपना फ्रूट देते हैं, अपना प्लांटेशन का भी होता है वो सब देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जैसे आम हो गया, आम से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जेली बन रहा है, विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो आम से बन रहे हैं, पेप्सी बन रहा है, मतलब कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। और जो प्लांटेशन करा है उससे नारियल हो गया, उससे बहुत सारा तेल बन रहा है, खाने के लिए यूज किया जा रहा है, दवा बन रहा है। तो ये क्या बोला जा रहा है, ये सब प्रोसेसिंग करके फैक्ट्रियों में नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे धार्मिक और पवित्र मूल्य। तो पेड़ के पत्ते, फूल आदि धार्मिक महत्व के होते हैं। पेड़ के जो पत्ते होते हैं और फूल होते हैं वह धार्मिक महत्व के होते हैं और अनुष्ठानों, संस्कारों और समारोहों में उपयोग किए जाते हैं। पूजा में नारियल का उपयोग किया जाता है, भगवान को बेल के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। आगे है खाद्य मूल्य। तो काजू, बादाम, अखरोट जैसे कुछ फल वसा और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो काजू, बादाम, अखरोट जैसे कुछ फल वसा और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और कई क्षेत्रों में आलू और केले का उपयोग मुख्य खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है, जो शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। और आगे है पोषण मूल्य। तो
फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च ICMR ने 120 ग्राम फलों को प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन खाने की अनुशंसा की है। ठीक है, ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मैं मेडिसिनल बोल दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 120 ग्राम फल प्रति व्यक्ति को खाने का अनुशंसा किया है। आगे देखते हैं सौंदर्य मूल्य। तो बहुत से राजा महाराजा वृक्षों को युवा होने का चिन्ह मानते थे और इनका रोपण महल में करवाते थे। मुगल बादशाहों ने अपने उद्यानों की शैलियों में फल वृक्ष और फूलों को महत्व दिया है। मतलब यह है कि जो आजकल फूलों का यूज कहाँ पर किया जा रहा है, तो अपना जो घर है इसके बाहर घर को अच्छा दिखने के लिए, सौंदर्य के लिए मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, आगे निर्यात मूल्य। तो भारतीय उत्पादों में विदेश में बहुत मांग है। ठीक है, भारतीय उत्पादों का विदेश में मांग बहुत अधिक है। भारत से आम अंगूर का निर्यात किया जाता है। इन उत्पादों के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं रूट स्टॉक का क्या महत्व है। ठीक है, मूल वृंत जो होता है रूट स्टॉक, इसका क्या महत्व है। तो पहला है पुष्पन एवं फलन में शीघ्रता। इससे पुष्पन और फलन में शीघ्रता होती है। तो रोपण से लेकर फल लगने तक का समय अर्थात शीघ्र पकाव मूलवृंत से प्रभावित होता है। आमतौर पर फल बौने मूलवृंत पर शीघ्रता से और ओजपूर्ण मूलवृंत पर धीमी गति से पकाव लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रोपण से लेकर के फल लगने तक के समय का या शीघ्र पकाव मूलवृंत से प्रभावित होता है। जो जल्दी से पका हो जाता है वह मूलवृंत से प्रभावित होता है, रूट स्टॉक से प्रभावित होता है। आमतौर पर जो फल बौने मूलवृंत पर होते हैं वह शीघ्रता से और ओजपूर्ण मूलवृंत पर धीमी से गति करते हैं। ठीक है, आगे संतरा जब जाम्भीरी मूलवृंत पर ग्राफ्ट किया जाता है तो मौसमी या नारंगी या एसिड लाइम मूलवृंत पर ग्राफ्ट किए जाने की तुलना में जल्दी पकता है। ठीक है, संतरा को जब जाम्भीरी मूलवृंत जो होता है रूट स्टॉक जो उस पर ग्राफ्ट किया गया तो यह मौसमी या नारंगी या एसिड लाइम मूलवृंत पर ग्राफ्ट किए जाने की तुलना में जल्दी पक गया। आगे फल लगना और उपज। तो पूर्वी परस्यूमोन में मूलवृंत सीधा फूल के बनने और फलों के लगने को प्रभावित करते हैं। जब इन्हें डायोस्पायर्स लोटस पर ग्राफ्ट किया जाता है तो यह अधिक फूल पैदा करता है, लेकिन फलों में केवल कुछ ही परिपक्व होते हैं। हालांकि जब डायोस्पायरस काकी को मूलवृंत के रूप में उपयोग किया जाता है तो फल सेट बहुत अधिक होता है। ठीक है, कई फलों की किस्मों के उपज प्रदर्शन पर मूलवृंत के प्रभाव को अच्छी तरीके से प्रलेखित किया जाता है। ट्रायर, सिंड्रेज, रंगपुर, लाइम या अन्य स्वयं के मूलवृंत पर बर्डिंग की तुलना में रफ लेमन पर एसिड लाइम से उपज में लगभग 70% तक की वृद्धि हुई है। मौसमी किस्म सथुगुड़ी को किचली मूलवृंत पर कलिकान करने से, बर्डिंग करने से जम्भीरी या अपने स्वयं के मूलवृंत की तुलना में अधिक उपज मिली है। ठीक है, तो देखिए मूलवृंत जो रूट स्टॉक है उसका हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया कि लिख के बताइए। देखिए अगर मैं लिखने चलूंगा इतना पॉइंट है, अभी ये तो पॉइंट वाली बात है, अभी मैं लिखने चलूंगा कि तो कितना टाइम लग जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। इसके जैसे हम नहीं लिखेंगे तो हमको लिखने में कोई समस्या नहीं है, आप लोग ये बात जान लीजिए। ठीक है, आगे फलों का आकार और गुणवत्ता। तो गजनिम्मा मूलवृंत पर ग्राफ्ट किए गए साथुगुड़ी मौसमी बड़े लेकिन खराब गुणवत्ता वाले फल पैदा करते हैं, जबकि अपने स्वयं के मूलवृंत पर उच्च रस मात्रा और गुणवत्ता वाले फल पैदा करते हैं। ठीक है, जो गजनिम्मा मूलवृंत होता है रूट स्टॉक होता है उस पर जो ग्राफ्ट किया गया सतगुड़ी होता है वह मौसमी बड़ा लेकिन खराब गुणवत्ता वाला फल पैदा करता है, जबकि अपने स्वयं के रूट स्टॉक पर उच्च उपज और अधिक गुणवत्ता वाले फल पैदा करता है। क्लियोपेट्रेटा मंडेरियन रूट स्टॉक पर मौसमी में शारीरिक विकार ग्रेनुलेशन बहुत कम होता है। दूसरी ओर रफ लेमन मूलवृंत ने अधिक ग्रेनुलेशन को प्रेरित किया है। ठीक है, पायरस कम्युनिकीस रूट स्टॉक को बार्टलेट नाशपाती में इस्तेमाल करने पर शारीरिक विकार ब्लैक एंड दिखाई देता है, जबकि पी पायरीफोलिया को रूट स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया गया तो यह विकार प्रकट होने से फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट और ही बताऊंगा सिर्फ। सांकुर की पोषक स्थिति। ठीक है, तो मूलवृंत सांकुर की पोषक स्थिति को प्रभावित करते हैं। साथुगुड़ी मौसमी के पेड़ की पत्तियों में सभी पोषक तत्वों की बेहतर पोषक स्थिति होती है जब यह अपने रूट स्टॉक या क्लियोपेड्रा मैंडेरियन मूलवृंत की तुलना में ओलकारी मारियाना मूलवृंत पर ग्राफ्ट किया जाता है। ठीक है,
तो क्या बोला इस पॉइंट में, बोला कि मूलवृंत जो होता है वह सांकुर की पोषक स्थिति को भी प्रभावित करता है। सातुगुड़ी मौसमी के पेड़ की पत्तियों में सभी पोषक तत्वों की बेहतर पोषक स्थिति होती है। जब यह अपने रूट स्टॉक या क्लियोपेट्रा मैंडेरियन मूलवृंत की तुलना में सी वोल्कारी मारियाना मूलवृंत पर ग्राफ्ट किया था उस समय। आगे शीतकालीन कठोरता, तो रंगपुर लाइम मूलवृंत पर ग्रेप फ्रूट के सांकुर रफ लेमन या खट्टे संतरे की तुलना में सर्दियों की चोट में बेहतर तरीके से झेलते हैं। ट्राइफोलिएट मूलवृंत पर मौसमी और मंडेरियन अधिक ठंड के प्रति सहिष्णु होते हैं, टॉलरेंस या सहनशील होते हैं। आगे रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो सिट्रस में रोगों और निमेटोड के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में मूलवृंत के बीच काफ़ी परिवर्तनशीलता मौजूद होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है कि रफ लेमन मूलवृंत ट्रिस्टेजा जाइलोपोरोसिस और एक्सोकोर्टिस के प्रति सहिष्णु होता है, लेकिन गमोसिस और नेमेटोड के लिए अति संवेदनशील होता है। दूसरी ओर ट्रायड सिंड्रेज गमोसिस के प्रति सहिष्णु होता है, लेकिन एस्कोकोर्टिस वायरस रोग के लिए अति संवेदनशील होता है। इसी तरह अमरूद की किस्मों को चाइनीज अमरूद मूलवृंत पर लगाने पर विल्ट रोग और नेमेटोड का प्रतिरोध बनता है। आगे मिट्टी की प्रतिकूल स्थितियों या परिस्थितियों का प्रतिरोध करने की क्षमता। ठीक है, तो सिट्रस मूलवृंत में ट्राइफोलिएट ऑरेंज खराब क्षमता प्रदर्शित करता है, जबकि मौसमी खट्टे संतरे रंगपुर लाइम मूलवृंत में मिट्टी में अतिरिक्त नमक का प्रतिरोध करने की मध्यम क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इस तरह पोम फलों में मिट्टी में अतिरिक्त नमी या मिट्टी में अतिरिक्त बोरान का प्रतिरोध करने के लिए मूलवृंत के बीच विभिन्नता मौजूद होती है। मायरोबलन प्लम मूलवृंत आमतौर पर मैरियाना प्लम मूलवृंत या अन्य मूलवृंत जैसे आड़ू, खुबानी या बादाम की तुलना में अधिक बोरान और नमी को सहन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते अभी तक हम जो बताए समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखेंगे कि भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर फल के उत्पादन का क्या महत्व है, इसकी वर्तमान स्थिति, इसका भविष्य देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ फल को देख रहे हैं। तो फलों का उपयोग हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। मनुष्य के भोजन में संतुलित आहार के लिए फलों एवं सब्जियों का होना नितांत आवश्यक होता है। ये सभी को पता है कि फूलों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, सॉरी, फलों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनका महत्व, तो आर्थिक महत्व क्या है, तो फल उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह लाखों किसानों को रोजगार प्रदान करता है और कृषि संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देता है। इससे किसानों के साथ साथ देश को आर्थिक लाभ होता है। दूसरा, पोषण में योगदान, तो फल में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे लोगों को सही पोषण प्राप्त होता है। ये फल विभिन्न विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आगे भूमि सुरक्षा, तो फलों की खेती भूमि सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भूमि को अधिक सुरक्षित और प्रदूषण से बचाते हैं। फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति, तो भारत में फल उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। मतलब भारत हमारा जो देश है, यहाँ पर फल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जितनी आवश्यकता में फल चाहिए उतनी आवश्यकता में फल अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जिसके लिए उच्च बुआई किस्मों, कारकों, प्रौद्योगिकी में सुधार करने और सबसे महत्वपूर्ण खेती तकनीकों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। भारत में फलों का क्षेत्रफल 2014-15 में 6110 हेक्टेयर था तथा पैदावार 86,602 टन था। ठीक है, 86,602 टन था, लेकिन 2016-17 में यह बढ़कर 6,480 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, तथा पैदावार 92,845.98 टन हो गया। मतलब उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की वजह से जितना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पाया। आगे फल उत्पादन का भविष्य, तो प्रौद्योगिकी में सुधार, तो फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना चाहिए, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो। बागवानी को विकसित करना, तो फलों की खेती को विकसित करने के लिए बागवानी को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना चाहिए और बागवानी में नई तरीकों को अपनाना चाहिए। सशक्त किसान, तो किसानों को नई तकनीकों, उन्नत खेती विधियों और सरकारी योजनाओं के साथ सशक्त करना चाहिए, ताकि वे अपनी फसलों को बेहतर तरीके से उपज प्राप्त कर सके। आगे देखेंगे 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या है, तो ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक है जिसमें एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों के वाहक ऊतक आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, मैं देखिए पीछे बताया हुआ हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वीडियो लंबा होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो यह एक तकनीक है जिसमें 2 अलग अलग पौधे के कटे हुए तनों को लेते हैं, जिनमें एक जड़ सहित और दूसरा बिना जड़ वाला होता है। दोनों तनों को इस प्रकार एक साथ लगाया जाता है कि दोनों तने आपस में संयुक्त हो जाते हैं और एक ही पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। मैं समझा देता हूँ, ऐसे नहीं समझाओ।
एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है, ठीक है। यह पौधे की पत्तियाँ हैं, यह इस पौधे की पत्ती हैं, इस पौधे का ये जड़ है, यह इस पौधे का जड़ है। देखिए अब फिगर में मत जाइएगा भैया, मैं समझा रहा हूँ। आप क्या करेंगे कि यह जो एक पौधा है, यह एक पौधा है, इस पौधे को यहाँ से काटेंगे और इसके ऊपर का जो भाग है इसको हटा देंगे, यहाँ से काट के इसके ऊपर के भाग को हटा देंगे और इस पौधे को काटेंगे, इसके ऊपर के भाग को लाकर यहाँ पर लगा देंगे, इसके ऊपर भाग को लाकर यहाँ पर लगा देंगे और उसे अच्छी तरीके से बांध देंगे ताकि उसमें हवा का प्रवाह न हो पाए। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ पर लगाने का जो प्रोसेस होता है, उसको बांधने के बाद वहाँ से एक नई वहाँ पे जो पौधा लगाए हैं दूसरे का पौधा, उस पौधे में नया पौधा तैयार होता है, इसी को बोला जाता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। मतलब दो पौधे होते हैं, एक पौधे की जड़ लिया था, दूसरे पौधे का शीर्ष लिया था, दोनों को आपस में जोड़ दिया था, जोड़ने के बाद जब एक पौधा तैयार होता है उसको ग्राफ्टिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग को बोला जाता है गुटी बांधना। यह क्या होता है इसको समझिएगा। ये मान लीजिए आम का पेड़ है, ठीक है, आम का सीजन, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में हमें एयर लेयरिंग करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इस स्थान पर, वो किसी भी स्थान पर, जैसे मैं यहाँ पर इस स्थान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका जो ऊपर का चमड़ा होता है, जो इसके ऊपर का छाल होता है, चमड़ा हम बोल दिए हैं, छाल जो होता है, समझने के लिए आप लोग मैनेज कीजिएगा, जिसका छाल होता है, ठीक है, इसको निकाल देंगे। उसको अच्छी तरीके से साफ करने के बाद इस पर गोबर और मिट्टी, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को मतलब लगाकर क्या करेंगे, अच्छी तरीके से बांध देंगे। बांधने के बाद यहीं से क्या होता है कि एक नया पौधा निकल जाता है। क्या होता है, नया पौधा निकल जाता है। उसके बाद इधर से काट कर इसको लगा लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एयर लेयरिंग या गुटी बांधना, ठीक है। इस विधि में एक ही पेड़ पर या पौधे से कई सारे पौधे विकसित किए जाते हैं। इस तकनीक में एयर लेयरिंग करने के लिए पौधे की टहनी या शाखा की छाल को चाकू की मदद से छीला जाता है। इसके बाद छिले हुए भाग पर एलोवेरा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेप करते हैं। इसका लेप इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो रोग है वह कीट का प्रकोप न हो और रोग जो है वह न लग पाए, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेप लगाते हैं। उसके बाद ऊपर से कोकोपीट लगाकर बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद नई टहनी निकल आती है। कोकोपीट भी लगा सकते हैं और हमने किया था भैया तो उसमें लगाया था कंपोस्ट, ठीक है, FIM। आगे मेलफॉर्मेशन ऑफ मैंगो। तो आम का गुच्छा रोग क्या होता है, तो आम का एक बहुत ही प्रमुख रोग होता है, इसको भी आप लोग देख होंगे। आम का जो फूल होता है ना, आम के फूल को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो आम का जो फूल होता है वह फूल क्या होता है, गुच्छे के रूप में बन जाता है और उसमें फल नहीं लगता है, उसी को बोलते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यह आमों में प्रायः देखा जाता है, जिससे टहनियों पर निकलने वाली पत्तियां और शाखाएं छोटी होकर गुच्छे बना लेती हैं तथा पौधे की बढ़वार रुक जाती है। आगे स्टॉक एंड सियान। तो स्टॉक क्या होता है, तो यह एक जड़ वाला तना होता है जिसमें एक सियान या कली लगाई जाती है और मिश्रण का हिस्सा जड़ प्रदान करता है। सियान क्या होता है, तो सियान जीवित पौधे का एक घटक होता है जिसे ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान अलग किया जाता है और डंठल से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यह सियान हो गया और स्टॉक हो गया। स्ट्रॉबेरी का बोटेनिकल नेम। तो स्ट्रॉबेरी का बोटेनिकल नेम होता है फ्रेजारिया एनाल्सा, ठीक है। आगे लीची। तो लीची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लीची चिनेंसिस, लीची चिनेंसिस, लीची चिनेंसिस। आगे है अमरूद का प्रमुख किस्मत, ओ इलाहाबादी, सफेदा, अर्का मृदुला, लखनऊ 49 आदि। आगे केले का प्रसारण कैसे होता है, तो केले को अंतर भूस्थानिक तथा प्रकंद के द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। अंतर भूस्थानिक दो प्रकार का होता है, इस तलवार अंतर भूस्थानिक होता है, जड़ अंतर भूस्थानिक। तो तलवार वाला क्या होता है, इनका आकार सुविकसित होता है तथा इनमें सक्रिय तलवार के आकार की पत्तियां निकलती हैं। और जो वाटर शक्कर होता है इनका आकार कम विकसित होता है जिससे चौड़ी पत्तियां निकलती हैं। इनसे स्वस्थ पौधे नहीं मिलते हैं। इसके अलावा गुच्छे का विकास 15 माह से अधिक समय में हो जाता है। आगे बडिंग क्या होता है, तो वह विधि जिसमें बड को रूट स्टॉक पर इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, तो उसे बडिंग कहते हैं। आगे रबर का बोटेनिकल नेम। तो रबर का बोटेनिकल नेम हेविया ब्रेजिलेंसिस, ठीक है, हेविया ब्रेजिलेंसिस, जो कि आप लोगों का आज मैंने जो बताया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक वीडियो, मतलब अभी 2-3-4 वीडियो आएगा, क्योंकि अलग अलग फ्रूट का मैं अलग अलग करवा दूंगा, मैराथन क्लास नहीं आएगा, ठीक है। मैराथन क्लास नहीं आएगा, आप लोग सुन लीजिए फिर से, बाद में कमेंट मत करिएगा मैराथन क्लास के लिए। मैराथन क्लास नहीं आएगा, मैं अलग अलग से सभी फ्रूट का कुछ फ्रूट का करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और पीछे का भी जो फ्रूट का है, जैसे आम का मैंने करवाया है, आम का, केले का हो गया है, ठीक है, आम का हो गया, केले का हो गया, नारियल का हो गया है और रबर का हो गया है। इन सभी का आप लोग देख लीजिएगा और जो मैं कराऊंगा उसको भी देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।